थंबनेल देख के तो तुम्हारे चेहरे पर अक्षय कुमार वाली स्माइल आ गई होगी। भाई आज तो संजय लीला भंसाली की फिल्मों का 50 सेट्स दिखेगा। डिजायर, ऑब्सेशन, कंट्रोल। सुधर जाओ सालो। पर तुमने बिल्कुल सही सोचा। संजय लीला भंसाली की पूरी फिल्मोग्राफी एग्जैक्टली उसी के बारे में है। डिजायर, ऑब्सेशन, कंट्रोल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ज्यादा मुस्कुराओ मत, क्योंकि डिजायर तुम्हारा होगा, ऑब्सेशन भी तुम्हारा होगा, लेकिन कंट्रोल उस आदमी के हाथ में होगा जो लास्ट 30 सालों से यही काम कर रहे हैं, तुम्हें साइकोलॉजिकली ट्रैप। देवदास, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई, हीरा मंडी। एक बार कोई भी फिल्म देख लो, वो फिल्म तुम्हारे दिमाग से निकलती ही नहीं है। एक स्पेसिफिक नोट सुनोगे और बाजीराव का वो सीन याद आ जाएगा। एक शेड ऑफ रेड देखोगे और रामलीला का क्लाइमेक्स तुम्हारी सीने में घुस जाएगा। भाई ये ऐसे डायरेक्टर हैं कि गंगूबाई के कैरेक्टर को भी रियल जिंदगी में एलाइव कर दिया। और उस फिल्म के गाने, हाय मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। हेलो एंड सिनेमैटिक हाई टू ऑल ऑफ यू। और आज ब्रेक इट डाउन में हम एग्जैक्टली यही डिसेक्ट करेंगे। पहले ये समझो, बॉलीवुड में ना डायरेक्टर्स दो काम करते हैं, या तो एंटरटेन करते हैं या तो तुम्हें इमोशनली मूव करते हैं। फराह खान जैसे डायरेक्टर आपको एंटरटेन करते हैं, करण जौहर तुम्हें इमोशनली मूव करता है। न्यू एज डायरेक्टर्स भी यही करते हैं, मास मसाला दिखाकर एंटरटेन, या फिर आदित्य धर की तरह वायलेंस में भी एक इमोशन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन भंसाली साहब वो ये दोनों ही नहीं करते हैं, वो तुम्हें सरेंडर करवाते हैं। एक भंसाली फिल्म में तुम थिएटर में कोई ऑडियंस नहीं होते, तुम स्पेसिमन बन जाते हो, लैब में रखे हुए, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उनकी कोई भी फिल्म देखो, ओपनिंग से ही कुछ अलग फील होता है, एक हेवीनेस, एक वेट, जैसे एयर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया हो थिएटर में। और वो क्या है? वो सेंसरी ओवरलोड है, कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट। इतना गोल्ड, इतना सिल्क, इतनी रोशनी, इतना संगीत एक साथ, तुम्हारा ब्रेन एक टाइम पे ओवरवेल्म हो जाता है, और जब लॉजिक थक जाता है, इमोशन टेक ओवर कर लेता है, और भंसाली एग्जैक्टली उसी मोमेंट का वेट करते हैं। जब तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाता है, तभी वो अपनी असली कहानी स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट पर तुम सोचते नहीं, खो जाते हो, कहानी के फ्लो के साथ बहने लगते हो। देवदास की मायूसी तुम्हें फील होने लगती है, गंगूबाई का दर्द तुम्हारा अपना हो जाता है। भंसाली साहब के सारे कैरेक्टर्स एक चीज के शिकार हैं, एक ऐसी फीलिंग के शिकार जिसे वो खुद ही नहीं समझ पाते। क्या ये प्रेम है या ख्वाहिश? क्या ये इश्क है या पोजीशन? देवदास पारो से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार में कंट्रोल करना चाहता है, पोजेस करना चाहता है, और जब नहीं कर पाता है तो खुद को बर्बाद कर लेता है। ये लव नहीं था, ये ऑब्सेशन था, लव की ड्रेस में। गंगूबाई एक औरत जो अपनी सेक्सुअलिटी को वेपन बना लेती है, वो डिजायर की ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डिजायर की मास्टर है। हीरा मंडी पूरी फिल्म एक कोठे की कहानी है, लेकिन भंसाली का कोठा सिर्फ जिस्म के बारे में नहीं है, वो पावर के बारे में है, डिजायर के बारे में है, और उन दोनों के बीच की ब्लरी लाइंस के बारे में है। ये भंसाली का सिग्नेचर सीड है, वो तुम्हें कभी भी क्लियरली नहीं बताते ये लव है या लस्ट है या फिर कुछ और। वो डेलिबरेटली वो लाइन ब्लरी रखते हैं, और तुम्हारा ब्रेन जब एक चीज क्लियरली कैटेगराइज नहीं कर पाता तो वो उस चीज के बारे में सोचता रहता है। फिल्म खत्म होने के बाद भी, रात को सोते वक्त भी यकीन ना आए तो कोई भी फिल्म याद करो, और फिर ये याद करने की कोशिश करो कि फिल्म देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा था, और बताओ कमेंट में कि तुम उसमें खोए थे या नहीं। हीरा मंडी की कहानी असली है या नकली, ये एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन सच और झूठ के बीच में होता है इमेजिनेशन, जिसे आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से जानते हैं। दुनिया के हर डायरेक्टर इसे यूज करते हैं, लेकिन 100 में से कोई एक होता है जिसकी इमेजिनेशन आपको सच लगने लगे। और भंसाली साहब का काम 100 या हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक होता है, जो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप ट्रैप हो जाते हैं। और इस ट्रैप को बनाने के लिए भंसाली साहब ने एक ऐसा टूल किट डेवलप किया है जो बॉलीवुड में आज तक किसी ने नहीं बनाया।
स्टोरी यानी उनके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग रंग, सेट, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, साउंड, हर चीज एक वेपन है उनका। शुरू करते हैं रंग से, क्योंकि यहां भंसाली सबसे ज्यादा रुथलेस हैं। या नहीं थे बस। मैं तुम्हें यहां ये नहीं बताऊंगा कि रेड पैशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तुम जानते हो यार। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भंसाली रंग को वेपन की तरह कैसे यूज करते हैं। रामलीला याद है, वो लाल, वो स्पेसिफिक शेड, ये नॉर्मल रेड नहीं है, ये ओवर सैचुरेटेड क्रिम्सन है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हार्ट रेट बढ़ता है, कोर्टिसोल रिलीज करता है, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। तुम लिटरली फिजियोलॉजिकली रिएक्ट करते हो उस रंग को देख के, और भंसाली ये जानते हैं, इसलिए वो वही रेड यूज करते हैं जब स्क्रीन पे पैशन हो, वायलेंस होने वाली हो। रंग सेम, मीनिंग शिफ्ट। तुम कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी सिग्नल रिसीव कर चुका होता है। ये डायरेक्ट ब्रेन से फंक्शन होता है। पद्मावत में जौहर सीक्वेंस में वो रेड, वो पैशन का रेड नहीं है, वो सेक्रीफाइस का रेड है। लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम दोनों को सेम तरह से प्रोसेस करता है, इसलिए वो सीन फील करना इतना ओवरवेलमिंग है। तुम एक साथ डिजायर और डिवेस्टेशन फील करते हो, वो स्पेसिफिकली कंफ्यूज्ड ओवरवेल्म्ड फीलिंग भंसाली की सिग्नेचर है। और उस सीन के बारे में क्या ही कहना, जब रणवीर केसरिया रंग अपने चेहरे पर लगाते हैं। अब दूसरा रंग सावरिया याद है, पूरी फिल्म ब्लू में थी। लोग कहते हैं कि यार अच्छा नहीं लगा था, बोरिंग था, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे वो फिल्म देख के कुछ फील हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ब्लू, वो मोनोक्रोमेटिक, वार्मथ, स्ट्रिप्ड पैलेट साइंटिफिकली डोपामिन सप्रेस करते हैं। तुम लिटरली फिल्म के अंदर लोनलीनेस फील करने लगते हो, एबेंडोनमेंट फील करने लगते हो। रणबीर का कैरेक्टर स्क्रीन पर अकेले नहीं था, तुम अकेले थे। फिर आता है गोल्ड। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत दोनों में गोल्ड एवरीवेयर, एवरी सरफेस। लेकिन ये गोल्ड सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, ये केज है। भंसाली गोल्ड यूज करते हैं टू शो लेगेसी, लेकिन फिर स्लोली उस गोल्ड को ट्रेनिस करते हैं, वाइब्रेंट से ब्रास, ब्राइट से डल। और जब तुम नोटिस करते हो फिल्म के एंड तक कि वो चमक चली गई है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कैरेक्टर के अंदर के रॉड को फील करने लगता है। यहाँ सेट ने ही तुम्हें कैरेक्टर साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दी, डायलॉग ने नहीं। और यही भंसाली साहब की पावर है, जहाँ कैमरा में दिख रही हर चीज आपसे बात करती है। और फिर है वाइट। भंसाली के लिए वाइट प्योरिटी का सिंबल नहीं है। गंगूबाई में आलिया की वाइट साड़ी देखो, सराउंडेड है डार्क ग्रीमी टेक्सचर्ड वर्ल्ड से। वहाँ वो वाइट एक सील्ड है, एक आर्मर, हाई की लाइटनिंग जो भंसाली यूज करते हैं। वहाँ वो स्किन टोन को वॉश आउट कर देते हैं, ऑलमोस्ट घोस्टली, ऑलमोस्ट अनटचेबल। गंगूबाई उस वर्ल्ड का एक हिस्सा नहीं है, वो उसे ट्रांसेंड कर रही है। तुम्हें ये कभी डायलॉग में नहीं बताया गया, तुमने सिर्फ वाइट देखा और तुम्हारे ब्रेन ने बाकी सारा काम कर दिया। मजे की बात पता है क्या है, तुम्हें ये सब चीज कभी पता ही नहीं होता है, ना तुम समझ पाते हो, लेकिन ब्रेन ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कि तुमने सोच लिया आज तो मैं बड़ा गुस्सा हूँ, आज तो मैं रूठा हुआ हूँ, आज मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, कोई कितना भी मना ले। फिर एक मोमेंट आता है और अगले ही पल में कोई ऐसा करता है कि तुम हंस देते हो। आप तो चाहते थे कि आप ना हंसे, आपका मन चाहता था कि आप ना हंसे, लेकिन आपके ब्रेन को कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है कि आप हंस देते हैं। ऐसा ही होता है भंसाली के मूवी में भी। आपको कुछ पता नहीं होता है, आप समझते नहीं हैं, लेकिन आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिल जाता है और आप वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रंग अकेले इतना काम करती है भंसाली के मूवी में। भंसाली के सेट्स भी ब्रीथ करते हैं। एक चीज पूछो अपने आप से, उनके किसी भी फिल्म में कब तुमने सेट को सेट की तरह फील किया? कभी नहीं। देवदास में चंद्रमुखी का कोठा सिर्फ लोकेशन नहीं है, वो उसकी लोनलीनेस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हर कॉलम, हर ड्रैप, हर कैंडल एक औरत की स्टोरी कह रही है, जो खुद को एक जगह में परमानेंटली एम्बेडेड कर चुकी है। पद्मावत में चित्तौर का महल स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, वो वेट दिखाता है, एक ऐसे लेगेसी का वेट जिसे कैरी करना इंसान के बस की बात नहीं है। जब सेट इतना एलाइव हो तो कैरेक्टर और स्पेस का बाउंड्री ब्लर हो जाता है। तुम थिएटर में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन सेट के अंदर होता है, फिजिकली बाहर, साइकोलॉजिकली अंदर।
इसलिए उनकी फिल्म्स में कभी कभी क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता है। इसलिए ब्रीथ लेते वक्त ऐसा लगता है कि कभी कभी कि यार किसी किसी सीन में कि कुछ तो भारीपन है सीने में, वो दर्द, वो चीज़, वो सारी चीज़ें मुझे भी फील हो रही है। आपको याद हो पद्मावत का वो सीन जब खिलजी राणा रतन जी से मिलने आता और जिस तरह से वो भागता है महल में इधर उधर उनसे मिलने के लिए, उस सीन में खिलजी की बेचैनी आपको भी फील होने लगती है। यहाँ सेठ ने तुम्हें ट्रैप किया है डायरेक्टर की कुर्सी से जहाँ बंसाली साहब बैठे हैं, और जब सेठ तुम्हें ट्रैप कर चुका होता है तब बंसाली अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, कास्टिंग। बंसाली साहब ना सिर्फ कास्टिंग नहीं करते, वो आर्कीटाइप्स कास्ट करते हैं। दीपिका हर बार एक ऐसी औरत जो साइमल्टेनियसली विक्टिम भी है और वॉरियर भी, जिसको तुम बचाना चाहते हो और जिस पर तुम आश्चर्य करते हो। रणवीर को देखो, रॉ एनर्जी, कंट्रोल कियोस, एक ऐसा मर्द जो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं रख सकता। प्रियंका बाजीराव में रिस्ट्रेन, डिग्निफाइड पेन की एम्बॉडीमेंट। और भंसाली ये जानते हैं कि तुम एक्टर्स को स्क्रीन पर देख के ऑलरेडी एक फीलिंग ब्रिंग करते हो, वो फीलिंग जो तुम्हारे पास पहले से है, वो एग्जिस्टिंग फीलिंग को हाईजैक करते हैं। दीपिका को देख के तुम्हारे अंदर जो एम्पैथी आती है वो बंसाली की स्टोरी के लिए काम करने लगती है। वो सीड नहीं बोते तुम्हारे अंदर, वो असल में उस सीड को ढूंढते हैं जो पहले से तुम्हारे अंदर है और बस उस पर वो पानी छिड़कते हैं ताकि वो बाहर निकले। और ये सब चीज़ मिलकर एक चीज़ क्रिएट करता है, उसे कहते हैं पेवलोव और उसका कुत्ता। तुम जानते हो उसके बारे में? देखो, माइंड मत करना, समझने की कोशिश करना। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो एक साइंटिस्ट ने कुत्तों के साथ किया था। बेल बजाओ खाना दो, बेल बजाओ खाना दो, बार बार यही चीज़। एक दिन सिर्फ बेल बजाओ और कुत्ता लार टपकाने लगता है। खाना नहीं है, लेकिन बॉडी ने रिस्पॉन्स ऑलरेडी देना शुरू कर दिया कि भाई बेल बजने का मतलब खाना मिलना है और कुत्ता तैयार है खाने के लिए। ठीक है, इसे बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझना है। बंसाली साहब भी अपने मूवी में यही करते हैं। वो स्पेसिफिक कैमरा मूवमेंट, वो स्लो सर्कुलर घूम, वो हर फिल्म में है। जब भी इमोशन क्लाइमेक्स आता है, वो स्पेसिफिक ऑर्केस्ट्रल स्वेल, वो स्पेसिफिक नोट, जब भी पे ऑफ आता है, वो स्पेसिफिक क्लोजअप, सिर्फ आंखें। तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते। जब कैरेक्टर्स के अंदर सब कुछ टूट रहा होता है बार बार हर फिल्म में, यहाँ तुम कंडीशनड हो। आज अगर तुम रोड पे वॉक करते वक्त कोई भी वो स्पेसिफिक नोट सुन लो तो सीने में एक भारीपन आ जाता है, आंखें भर आएंगी। कोई रीज़न नहीं होगा इसका, लेकिन बॉडी ने सिग्नल रिसीव कर लिया है। यकीन ना आए तो तुम अभी शाहरुख खान का वो सीन याद करो, देवदास को, कि कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। यहाँ अचानक से तुम सीधे उसी जोन में चले जाते हो जब तुमने पहली बार इस फिल्म को देखा था। वो भंसाली ही है अब भी तुम्हारे साथ, बिना किसी स्क्रीन के। जो तुमने तब फील किया था वो अब फील कर रहे हो। एंड आई फील इट इन हीरा मंडी। मतलब ऐसे सोचो तो मुझे उसका क्लाइमेक्स कुछ खास पसंद नहीं आया था स्टोरी वाइज, बट फीलिंग और क्राफ्ट नो डाउट टॉप नॉच। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि 50 शेड्स ऑफ भंसाली का क्या मतलब है। रंग, सेट, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, साउंड, कैमरा मूवमेंट, ये सब कुछ शेड्स हैं भंसाली के, लेयर्स हैं, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़। और वो एक चीज़ है एक आदमी का ये विश्वास कि इमोशंस मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, कि तुम्हारे दिल को कब तोड़ेगा ये डिसाइड किया जा सकता है, कि लव और लस्ट के बीच की वो ब्लरी लाइंस वो तुम्हें कभी क्लियरली नहीं दिखेगी, और वो ब्लर ही तुम्हें हर बार वापस ले आएगा वहीं। आज भी अगर भंसाली साहब की कोई मूवी आएगी तो लोग देखने जाएंगे, डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो लेकिन एक एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा। भंसाली गलत भी नहीं है, वो एग्जैक्टली सही है अपने जगह, और तुम प्रूफ हो इस बात के, क्योंकि तुम यहाँ ये वीडियो देख रहे हो किसी न किसी भंसाली फिल्म का एक सीन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सच बोल रहा हूँ ना? कमेंट करो ना यार, क्या चल रहा है दिमाग में। आज के ब्रेक इट डाउन में बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट कीजिए। लेटेस्ट फिल्म के ऊपर तो मैं खुद ही बात करता हूँ, लेकिन इस तरह के और भी किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि बात करूँ, डिस्कशन करें, ब्रेक इट डाउन करें, तो वो भी कमेंट कीजिए। बाकी आई एम योर स्टोरी टेलर, साइनिंग आउट फॉर टुडे। लव यू एंड बाय।